नमस्कार दोस्तों। अब मैं दूसरे लेक्चर के अंदर आपको औद्योगिक क्रांति के अंदर ब्रिटेन के प्रभाव और उससे यूरोप के अन्य देशों में क्या प्रभाव पड़ा उस बारे में बताऊंगा। आपके सिलेबस के अंदर डिनोट है कि ब्रिटेन की वजह से ब्रिटेन, रूस, जर्मनी और जापान, या तो इनका कंपेयर करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर आपको अलग अलग रूप से भी इसका क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे आपको जर्मनी से मैं इसकी तुलनात्मक रूप से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ब्रिटेन की जो औद्योगिकरण था, मैंने ब्रिटेन का आपको बता दिया क्या लाभ हुआ था, क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, इसमें अब मैं अगले लेक्चर में ब्रिटिश औद्योगिकरण और जर्मन औद्योगिकरण के अंदर अंतर क्या था। देखो, ब्रिटिश के अंदर व्यावसायिक पूंजीवाद की अपेक्षा उसने पूंजीवाद को अधिक प्रोत्साहन दिया। ठीक है, यहाँ पे अंतर यह आएगा कि ब्रिटेन पहला देश है जहाँ पे क्या औद्योगिकरण का मॉडल देखने को मिला। ठीक है, ब्रिटेन ने पहले औद्योगिकरण का मॉडल तैयार किया था। ठीक, उसके बाद आप देखोगे इसको देख के पश्चिम व पूर्व और उसके मध्य के यूरोप के अंदर, मध्य व पूर्व में, पश्चिम से मध्य व पूर्व में यूरोप में क्या होता है, इसका औद्योगिकरण का प्रसार होता है, जिसके अंदर सहयोग कौन कर जाता है, नेपोलियन की इसमें अहम भूमिका होती है मध्य और पूर्वी यूरोप के अंदर औद्योगिकरण के लिए। ठीक है, किंतु ये जो मध्य और पूर्व यूरोप के अंदर आप औद्योगिकरण देखेंगे वो ब्रिटेन से अलग होगा, क्योंकि ब्रिटेन खुद वहाँ मध्यम वर्ग में अधिकार देकर उसने अपने आप को संपन्नता स्वरूप स्थापित कर लिया था, एस्टेब्लिश हो गया था वो, और सबसे ज़्यादा उसके पास उपनिवेश भी थे, इस वजह से उसके पास बाजार भी था। लेकिन यहाँ पे ये स्थिति नहीं थी। ये क्या है, जो मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप के देश थे वो टुकड़ों में बटे हुए थे। इन पे कभी हैब्सबर्ग, ऑस्ट्रिया हंगरी का अधिकार, कभी किसी राज्य का अधिकार रहता, तो टुकड़ों में बटे हुए ये प्रांत थे। लेकिन इसको गलती से नेपोलियन ने सोचा नहीं था, लेकिन उसने इनको एकीकरण करने का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप आप देखोगे यहाँ पे औद्योगिकरण में सामाजिक व राजनीतिक संरचना में महत्वपूर्ण अंतर होना भी इसके लिए सहमति थी। ठीक है, इसके लिए क्या होती है, ये मैं अंतर बता रहा हूँ इन दोनों के अंदर, औद्योगिक ब्रिटिश में और जर्मन औद्योगिकरण में। ठीक है, इसने भूमिका निभाई थी, ब्रिटेन ने नहीं निभाई थी। लेकिन यूरोप में औद्योगिकरण से ब्रिटेन का औद्योगिकरण क्या था, बिल्कुल अलग था। वहाँ पे मैं बताया, वहाँ पे क्या था, औद्योगिक पूंजीवाद था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सरकारों को खुद सहयोग देना पड़ेगा, तब इनका विकास क्रम आपको देखने को मिलेगा औद्योगिक, वरना इनके खुद के यहाँ पे कोई पूंजी निवेश करने वाला व्यापारिक या मध्यम वर्ग उपस्थित नहीं था। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश औद्योगिकरण का उद्देश्य क्या था, मुक्त अर्थव्यवस्था का सिद्धांत और निजी पूंजी अहम होती थी, यानी खुली अर्थव्यवस्था थी, कोई भी रोक टोक नहीं थी। लेकिन जर्मन में ये नहीं था, इसमें राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण थी। मैंने बोला सरकारी तंत्र का अधिक से अधिक उद्योग के अंदर प्रोत्साहन करने में इन्होंने सहयोग दिया। ठीक है, और निवेश कौन करता था, वहाँ का जॉइंट स्टॉक बैंक, जो जॉइंट स्टॉक बैंक क्या करता, निवेश करता था औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर, और फिर उसके बाद उनका विकास आपको देखने को मिलेगा। ये आपके अंतर के बिंदु हैं। ठीक है, इस तरह से आपको तुलनात्मक रूप से मैं एक एक स्टेट का, एक एक देश का बता दूंगा आपको, फिर उसके बाद आपको इस तरह से अंतर करने हैं। ठीक है, अब जर्मन के औद्योगिकरण के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जर्मन औद्योगिकरण के लिए जो बाधाएं थी, वो बाधाएं किस प्रकार की थी, ये निरंतर युद्धों में व्यस्त था। कभी फ्रांस आक्रमण कर देता, कभी ऑस्ट्रिया इस पर अधिकार कर लेता। तो इस प्रकार ये राज्य पहले तो छोटे, बहुत सारी संख्या में, उसके बाद इन पे बाहर से कोई ना कोई आक्रमण होता रहता था, स्थिरता नहीं थी। ठीक है, इससे निरंतर युद्धों से ग्रस्त होना भी इसके लिए औद्योगिकरण के लिए बाधक सिद्ध हुआ। उसके बाद छोटे छोटे राज्यों में विभाजित। ठीक है,
गिल्ड प्रणाली मैंने आपको बताया है। गिल्ड प्रणाली क्या होती है कि खुद के ही आपस में लेन देन किसी कागज़ की मुद्रा या धातु मुद्रा से करते थे, यानी कोई मेन मुद्रा में उनका व्यवसाय व्यापार नहीं होता था, ठीक है। गिल्ड प्रणाली पर आधारित था। उसके बाद सामंती व्यवस्था कायम थी। अब मैंने आपको पहले से बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ सामंती व्यवस्था कायम रहेगी तो आपके औद्योगिकरण के अंदर बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। सामंती व्यवस्था किस पे दबाव डालती है? आपके कृषक समुदाय पे, तो किसानों का पर दबाव डालती, ना कि उद्योगों पे, और एक क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था विकसित करने में योगदान रहता है, ठीक है। पित्त सत्तावादी कानून, यानी आप संपत्ति पर अधिकार पिता का, वो वाली बात है सारी की सारी। निवेश हेतु निजी पूंजी का अभाव। अब निवेश कौन करेगा जब मध्यम वर्ग ही नहीं है? मध्यम वर्ग नहीं है तो उसके पास औद्योगिक क्रांति करने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए अब सरकार को खुद ही इसके अंदर हस्तक्षेप करके औद्योगिकरण का विकास करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके प्रोत्साहन करने वाले आपको कारक देखने को मिलेंगे। पहले तो जो पैसा का शासक था वो जैलवरीन संस्था बना देता है, जिसके अंदर इसके जो छोटे छोटे स्टेट होते हैं ये सब मिलके इसके अंदर व्यापार वाणिज्य के अंदर आपको चुंगी के अंदर और एक सेम मुद्रा के अंदर व्यापार वाणिज्य प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। तो पैसा के द्वारा आर्थिक नीति जो दर्शाई गई उसमें व्यापारियों की सलाह, यानी 1720 से 90 तक, और इस आर्थिक नीति के अंदर जो लीडर बनाया जाता है, जिनसे सलाह मशवरा किया जाता, वो भी कौन सा वर्ग था? व्यापारी वर्ग से लेता था। ये प्रयास आपका चालू करता है पैसा, जो मैंने आपको जर्मनी के एकीकरण में पैसा में बताया है, ठीक है। ये यहाँ पे आपका डिनोट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड है नेपोलियन बोनापार्ट ने सोचा नहीं था, लेकिन उसने जर्मनी का एकीकरण करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट ने ये 200 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, इनको 39 राज्यों के अंदर सम्मिलित करके 39 राज्यों का समूह बना दिया, ठीक है। अब इससे सामंतवाद को इसने क्या किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने 39 राज्यों का समूह बना दिया जर्मनी को। नेपोलियन बोनापार्ट जहाँ जहाँ गया साम्राज्यवादी नीति के तहत, वहाँ उसने पहले तो सामंतवाद को ख़त्म किया, ठीक है। बाजार शक्ति को प्रोत्साहन दिया, यानी उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं, बाजार खुले मार्केट की नीति अपनाई, बाजार शक्ति को प्रोत्साहन दिया, ठीक है। किसने? नेपोलियन ने। एक ये लेके आया था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, महाद्वीपीय व्यवस्था। इसके अंदर ये ब्रिटेन को यूरोप के अंदर व्यापार वाणिज्य करने से रोकना चाहता था। इस वजह से ब्रिटेन के व्यापार वाणिज्य जब उसके सामान यूरोप के अंदर आना बंद हुए, तो इससे जर्मनी के सामान की उत्पादकता, यानी जर्मनी के सामान की उत्पादकता तथा उसके उपयोग का मार्ग बाजार प्रशस्त हुआ। तो जर्मनी का इससे क्या हुआ? औद्योगिकरण के अंदर विकास सहायक हुई ये नीति, ठीक है, महाद्वीपीय व्यवस्था। उसके बाद जर्मनी का एकीकरण होने के साथ साथ ही इसका औद्योगिकरण को क्या दिया? प्रोत्साहन दिया। 1870 के बाद 40 वर्षों तक इसमें औद्योगिक परिवर्तन का क्रम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इसका आपको देखने को मिलेगा द्वितीय औद्योगिक क्रांति के अंदर किसको लाभ हुआ? प्रथम औद्योगिक क्रांति में तो केवल ब्रिटेन को लाभ हुआ था, द्वितीय औद्योगिक क्रांति में आपको यूएस और आपके जर्मनी, इन दोनों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। तीसरा काम आपके इसने कर दिया प्रोत्साहन में, वियना कांग्रेस 1815 के अंदर। इसके अंदर तय किया गया सबको अपने अपने सब जो इसके सदस्य थे वियना कांग्रेस के अंदर, विजेता जो राष्ट्र थे, उनको अब उपनिवेश यानी क्षेत्र दिए गए जिस पे वो अधिकारी थे। इसी क्रम में आपको पैसा को राइनलैंड क्षेत्र मिलता है। राइनलैंड आपके क्या है? राइनलैंड सबसे ज़्यादा आपके संपदा, यानी आपके वहाँ पे क्या है? अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध थे। इसकी वजह से उसका उपयोग इसने काय में किया? औद्योगिक क्रांति में किया, ठीक है। इसलिए आपके ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है।
1834 में 1834 में जर्मनी चुंगी संघ या कॉलवेनी, जिसकी मैं साल्वेनी की स्थापना करता है कौन? प्रसा, जिसके अंदर जो सदस्य देश थे उनको आपस में व्यापार वाणिज्य करने में किसी प्रकार की चुंगी का देनी नहीं पड़ती थी। ठीक है। प्रसा और जर्मनी जब एकीकृत हो जाते हैं तो एकीकृत होने के बाद में 1830 से 40 तक यहाँ पे क्या होता है? रेलवे का विकास क्रम आपको देखने को मिलेगा। 1830 से 40 तक रेलवे विकास क्रम देखने को मिलेगा। ठीक। उसके बाद में आपको एक औद्योगिक क्रांति में 4 औद्योगिक क्रांति हुई। प्रथम औद्योगिक क्रांति सूती वस्त्र उद्योग पे, द्वितीय में बड़े बड़े उद्योग स्थापित होंगे, तृतीय के अंदर क्या होगा? आपके टेक्नोलॉजी आधारित, और चतुर्थ के अंदर जो हम वर्तमान में जी रहे हैं जिसके अंदर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ये सब यानी बौद्धिक कृत्रिम बौद्धिकता इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है। प्रथम औद्योगिक क्रांति 1760 से 1860 तक चलती है। एकमात्र ब्रिटेन को इसमें लाभ होता है। वाष्प इंजन के आविष्कार, लोहे उद्योग, कोयला उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। ये 1760 से लेकर 1826 तक देखती है। इसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1। ठीक है। औद्योगिक क्रांति 1। द्वितीय आपका चरण चालू होता है 1860 से लेकर 1914 तक। ठीक। इसमें पूंजीगत भारी उद्योगों की स्थापना, जिसमें अधिक से अधिक पूंजी का इन्वेस्टमेंट हुआ, भारी उद्योगों की स्थापना। अंतर्दहन इंजन का उपयोग हुआ इसमें, यानी अब पेट्रोलियम से चलने वाले वाहनों का उपयोग होने लग गया। किसमें? आपके द्वितीय में भयंकर रूप से। ऑटोमोबाइल उद्योग यानी आपकी गाड़ी घोड़े इन सब का, इलेक्ट्रिसिटी उद्योग, टेलीग्राफ और वायुयान विकास, ये आपके द्वितीय औद्योगिक क्रांति में देखने को मिलेगा। ठीक है। इसमें जो लाभ कमाएगा वो आपके यूएस और जर्मनी दोनों कमाएंगे। ठीक है। इस अंतर्दहन से किसका? अंतर्दहन इंजन वालों की वजह से, इंजन के वाहनों की वजह से पेट्रोलियम उत्पादों की क्या हो गई? मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो ये उद्योग के विकास हुआ। ठीक है। तीसरे दशक में आप 1990 के दशक की बात कर रहा हूँ। इसमें नवीन सूचना प्रौद्योगिकी आधारित, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत यानी आपके सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, इस प्रकार के नवीन स्रोतों का उपयोग भी इसमें तृतीय औद्योगिक क्रांति में उपयोग हुआ। इसमें यूएस को सबसे आगे यूएस हुआ, पूर्वी यूरोप पिछड़ गया क्योंकि यहाँ पे समाजवाद, मार्क्सवाद इस प्रकार के आंदोलन के अंदर ये विचलित होके इसका पतन के यानी इसका औद्योगिक विकास नहीं हो रहा था। ठीक है। भारत को भी इससे फ़ायदा हुआ। भारत के अंदर जब मैं आपको बोलता हूँ विदेशी रेमिडेंस यानी फॉरेन रेमिडेंस यानी विदेशी आय का सबसे बड़ा साधन भारत के अंदर सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र के रूप में हम यहाँ से क्या देते हैं? आप सेवाएं प्रदान करते हो, बदले में आपको क्या मिलती है? विदेशों से आय की स्रोत, वो ब्रिटिश उनकी मुद्रा हमें प्राप्त होती है। ठीक है। ये आपके देखने को मिलेगा यहाँ पे थर्ड क्रांति के अंदर। आईटी सेक्टर भारत के लिए, इस सेक्टर के अंदर क्या है? भारत ने बहुत तरक्की की है। उसके बाद फोर्थ औद्योगिक क्रांति, इसे 4.0 क्रांति भी कहते हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत नवीन तकनीक शामिल है जैसे 3D प्रिंटर, आर्टिफिशियल कृत्रिम बौद्धिकता, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। यूएस इसमें अभी भी अग्रणी है। ऊर्जा की नवीन स्रोत सेल गैस यानी धरती के अंदर से आप क्या प्राप्त करो? ऊर्जा प्राप्त करो। इस तकनीक किसके? यूएसए की है और यहाँ पे आपके औद्योगिक क्रांति देखने को मिलती है। अब औद्योगिक क्रांति के अंदर अपना मॉडल जो तुलनात्मक रूप से अध्ययन के लिए आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए मैंने बनाया है। तो इस मॉडल में आप पहले देखेंगे ब्रिटेन का। ब्रिटेन के अंदर आप देखोगे मध्यम वर्ग की भूमिका थी। ये आपको मैं शुरुआत से कह रहा हूँ। निजी पूंजी का निवेश हुआ था क्योंकि यहाँ पे क्या था? यहाँ पे व्यावसायिक पूंजीवाद की अपेक्षा किसको ज़्यादा जोर दिया जाता है? व्यावसायिक पूंजीवाद की अपेक्षा
व्यावसायिक पूंजीवाद की अपेक्षा औद्योगिक पूंजीवाद को बल दिया गया। तो निजी पूंजी की आपको निवेश मिलेगा, मध्यम वर्ग की भूमिका, उपभोक्ता संबंधी उद्योग स्थापना पे बल दिया गया, जिससे क्या हुआ, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हुआ, जिसका उपयोग होता था। व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रोत्साहन, व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रोत्साहन दिया, तो इस वजह से क्या हुआ, सीमित राजतंत्र हो गया, और जो संसदीय व्यवस्था थी वो क्या हो गई, और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। अब इसके प्रभाव से आपकी मुक्त अर्थव्यवस्था स्थापित होती है। सशक्त मध्यम वर्ग का उद्भव जो राजतंत्र को क्या कर देता है, सीमित कर देता है। ये मैं आपको ब्रिटेन के अंदर बता चुका हूँ, ठीक है। अब जर्मन के अंदर, जर्मन मैंने आपको बताया किस तरह से नेपोलियन, उसके बाद पर्सा के शासक, इन्होंने वहाँ पे एक सशक्त औद्योगिकरण करने का प्रयास किया, ठीक है। इसके तहत आपको पूंजी, यहाँ पे निजी पूंजी अनुपस्थित थी, यहाँ पे किसी प्रकार का मध्यम कोई इन्वेस्टर नहीं था, तो इसलिए अब यहाँ पे क्या होगा, बैंकिंग पूंजी यानी उधार लेके, बैंकों से उधार लेके यहाँ पे माध्यम से उद्योगों का विकास होगा। रेलवे का और भारी उद्योग यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्थापित होंगे, ठीक है। अब एकाधिकारवादी पूंजीवाद को प्रोत्साहन, यानी एक ही वर्ग पूंजी के अंदर बैंक से उधार लेके खर्चा कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकाधिकार पूंजीवाद, यानी एक ही व्यक्ति के अंदर सारे की सारी पूंजी सीमित हो जाएगी, ठीक है। 1870 के बाद शक्तिशाली सरकार और पूंजीपति वर्ग के बीच में गठबंधन हो गया। इसके कारण साम्राज्यवाद को क्या मिला, प्रोत्साहन मिला। अब मैंने बोला ना कि एक वर्ग ही पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लाभ भी उसी के पास जा रहा है, जिससे क्या हो गई, एकाधिकारवादी पूंजीवाद स्थापित होगा। इसकी वजह से साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन मिलेगा। तो 1870 के दशक में इन दोनों के यानी शक्तिशाली सरकार और पूंजीपति वर्ग के बीच में गठबंधन स्थापित होता है, जिसकी वजह से साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन मिलता है। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रिटेन का प्रतिद्वंदी बन के कौन उभरता है, आपका जर्मनी, ठीक है। इन दोनों के बीच में जब प्रतिद्वंदता चलती है, तो इसकी वजह से ये प्रथम विश्व युद्ध के अंदर परिणित होते हैं को देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। जापान शुरुआत के अंदर यहाँ पे विदेशी साम्राज्यवाद को चुनौती दी। इसने यदि औद्योगिक कार्यक्रम प्रारंभ करने का मतलब, जापान के द्वारा यदि औद्योगिक कार्यक्रम प्रारंभ किया, तो इसने किसको, साम्राज्यवादी शक्तियों को क्या दे दी, चुनौती दे दी। अब यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी इनके राज्य द्वारा उद्योग स्थापित हुए, यहाँ पे भी निजी पूंजी नहीं थी, तो राज्य द्वारा पहले तो क्या किए, उद्योग स्थापित किए गए, फिर इनको निजी बैंकरों को बेच दिया गया, फिर परिणाम थे एकाधिकारवादी पूंजीवाद का विकास किया। यहाँ पे एकाधिकार पूंजीवाद पहले से डेवलप था, यहाँ पे इन्होंने विकास किया। राज्य सरकार ने पहले खुद ने स्थापित करके निजी संस्थाओं को बेच दिया। निजी संस्थाओं ने जब इसको चालू किया, तो ये एकाधिकारवादी पूंजीवाद की ओर अग्रसर हुए। इसकी वजह से एकाधिकार पूंजीवाद की सबसे मेन देन है सैन्यवाद। सैन्यवाद को प्रोत्साहन दिया इसने, किसको, सैन्यवाद को। अब सैन्यवाद को प्रोत्साहन देने की वजह से किसी स्वतंत्र औद्योगिक वर्ग का उदय नहीं, अपितु बैंकर का ही एक खास समूह औद्योगिक पूंजीवाद वर्ग में बदल गया। औद्योगिक पूंजीवाद वर्ग में कैसे बदल गया कि बैंकों को बेचना, जो पूंजीपति बैंकर निजी बैंकरों को बेचने के बाद वो उसके मालिक हो गए, मालिक होने के बाद सारा लाभ उनके अंदर संकेंद्रित हो गया। तो ये कौन सा हो गया, एकाधिकारवादी पूंजीवाद, जिसने सैन्यवाद को प्रोत्साहन दिया। अब यही औद्योगिक पूंजीवाद वर्ग में बदल गया। इसने जापान में सैन्यवाद को प्रोत्साहन देने की वजह से, यानी इसका प्रभाव क्या पड़ा, जापान को प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध तो आपने सुने होंगे, उसमें जापान में सैन्यवाद को प्रोत्साहन से इसके परिणाम स्वरूप एशिया साम्राज्यवाद का विकास, यानी अब अधिक से अधिक इसका कन्फिल्ड होने लगा। इसने साम्राज्य के लिए नए नए क्षेत्र प्राप्त करने के लिए युद्ध किए। युद्ध करने में इसकी स्पर्धा पश्चिम साम्राज्यवादी शक्तियों से प्रतिस्पर्धा हो गई, ठीक है। अब इस प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप 1904 और 5 का रूस के साथ युद्ध होता है, ठीक है। उसके बाद 1941 में ये क्या करता है, पर्ल हार्बर, अमरीकी जो, क्योंकि आपको मालूम है ये जापान के इस साइड प्रशांत महासागर, ये अमेरिका है, तो यहाँ पे पर्ल हार्बर जो बंदरगाह है उस पर कौन आक्रमण करता है, आपके जापान कर देता है। तो ये इसकी वजह से, औद्योगिक क्रांति की वजह से इसके अंदर क्या हुआ, एकाधिकारवादी पूंजीवादी
तत्व स्थापित हो गए। इसकी वजह से सैन्यवाद को प्रोत्साहन मिला, जिसकी वजह से साम्राज्यवादी नीति के तहत रूस और अमेरिका, इन दोनों से क्या होता है, इसका युद्ध होता है। ठीक है। अब रूस की भी स्थिति एशिया कंट्री की तरह, यहाँ पे आपके जापान की तरह ही थी। ठीक। राज्य के निर्देशन में यहाँ औद्योगिकरण होता है। यहाँ पे भी बाहर से पूंजी, निजी पूंजी का कोई सोर्स नहीं था, तो यहाँ पे भी राज्य ही तैयार करता है औद्योगिकरण। निवेश की समस्या होती है कि भाई निवेश कैसे करे राज्य, तो अब क्या काम था कि जो कर देता था उस पर और अधिक कर बढ़ा दो, उस कर से और विदेशी बैंकों से क्या लो, ऋण लो। तो इसके लिए ये क्या करते हैं, निवेश की समस्या को हल करने के लिए पहले तो राज्य द्वारा किसानों पे क्या अत्यधिक ऋण बढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से अब किसान बहुत ज़्यादा दब जाता है। उसके बाद में वो आंदोलन करेगा, आगे आपको देखने को मिलेगा। बड़ी मात्रा में विदेशी बैंकों का इस पर ऋण हो जाता है रूस पे। ठीक है। औद्योगिकरण राज्य निर्देशन में राज्य के निर्देशन में होने की वजह से जो मध्यम वर्ग उपलब्ध होता, स्वतंत्र मध्यम वर्ग का उदय यहाँ पे नहीं हो पाता। ये सबसे मेन बात है, यहाँ पे मध्यम वर्ग अनुपस्थित ही रहता है। पूंजीगत एवं भारी उद्योग इसके काल में रूस में स्थापित होते हैं। ठीक है। रूस में अधिकांश उद्योग कुछ क्षेत्र विशेष में, क्योंकि रूस का साइबेरियन बर्फ़ के पहाड़, तो यानी मेन जहाँ पे सारी सुख सुविधाएँ संसाधन उपलब्ध हो सकें, यातायात के संसाधन, आपके वहाँ पे श्रमिक वर्ग भी उपलब्ध हो जाए, कच्चा माल भी उपलब्ध है, तो उस क्षेत्र विशेष में ही केंद्रित था। ठीक है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसके प्रभाव ये पड़ा, एक तरफ औद्योगिक श्रमिक वर्ग में तेज़ी से वर्गीय चेतना का विकास हुआ। जो श्रम करते थे औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर, उनमें अपनी स्थिति के प्रति जागरूकता आई कि हमें अच्छी एजुकेशन, हमें अच्छा स्वास्थ्य, हमें अच्छी शिक्षा। इस वजह से एजुकेशन यानी विकास का वर्गीय चेतना विकास होता है। ठीक है। वहीं दूसरी ओर एक सशक्त मध्यम वर्ग अनुपस्थित था। अब मध्यम वर्ग उपस्थित होता तो वो क्या करता, राजतंत्र के बीच के अंदर एक कड़ी का कार्य करता। अब जब मध्यम वर्ग गायब हो गया तो फिर क्या हो गया, अब जो नीचा वाला वर्ग है, निम्न वर्ग या श्रमिक वर्ग, उसका सीधा कन्फ्लिक्ट किससे होगा, राजा से। तो राजा से ही कन्फ्लिक्ट होने की वजह से आपको देखने को मिलेगा बोल्शेविक क्रांति। कौन सी, बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति के अंदर ये सफल होती है। ठीक है। जार को अपना पद छोड़ना पड़ता है। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।